हेलो फ्रेंड्स। समझते हैं हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अंडर जीएसटी में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है। आइए देखते हैं। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि ये मिक्सचर ऑफ सर्विस है और ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स है। एग्जाम्पल के तौर पे ये कहा जाए कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा। सो व्हाट इज़ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कोई नई बिल्डिंग बनाई, कंस्ट्रक्ट करी, इंस्टॉलेशन करी प्लांट और मशीनरी की। सो इसमें दो तरह की एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। पहला कि आप इसमें सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी है और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी है। तो जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, तो करंट लॉ में तो ये होता था कि वो उस पर वैट चार्जेबल हो जाता था और सप्लाई ऑफ सर्विसेज में सर्विस टैक्स अप्लीकेबल होता था। लेकिन अगर कोई इनमें से वर्क ड्यूरिंग द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई नया प्रोडक्ट अपीयर होता तो उस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लेवी कर जाती थी। तो डिफरेंट डिफरेंट लॉ में डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेबल इवेंट था। वैट में अलग था, सर्विस टैक्स में अलग था, एक्साइज में अलग था। इसलिए हमेशा ये कन्फ्यूजिंग रहा है, कन्फ्यूजिंग वाला पॉइंट रहा है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए जीएसटी में क्या है कि सिंपली मेंशन है कि इससे जीएसटी में क्या कर सकते हैं हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कोई भी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग बनाई या थोड़ा सा भी पार्ट बनाया और उसे सेल कर दिया होली या पार्टली। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी ऐसा गुड्स, कोई भी चीज़ जो तुमने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के ड्यूरिंग में उसका इस्तेमाल किया है, दैट इज़ ऑल योर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट विल बी ट्रीटेड एज सर्विस एंड टैक्स वुड बी चार्जेबल अकॉर्डिंगली। यानी वो एक तरह से सर्विस है, उस पर उसी तरह से हम जीएसटी अप्लीकेबल करेंगे। जिस तरह की आप जानते हो जीएसटी जो वन नेशन वन टैक्स है, सो वन नेशन वन टैक्स के होने की वजह से ये तीनों लॉ जो वैट, सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी थी, ये तीनों हटा दी गई। तो अब ये बहुत अच्छा हो गया, अब एक सिंगल पॉइंट टैक्स हो गया। तो अब ये सिर्फ एक टैक्स रेट इस पर अप्लाई होगा। लेकिन क्या इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? आइए देखते हैं। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है नहीं अवेलेबल होगा। किन कंडीशन में? इन दो कंडीशन में। वर्क कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस when supplied for a construction of immovable property other than plant and machinery except where it is an input service for further supply of works contract service। और दूसरा, goods or service received by a taxable person for a construction of immovable property on his own account other than plant and machinery even when used in course or furtherance of the business। यानी कहा जाए तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो सिर्फ अवेलेबल होगा एक बिल्डर को जो कि कंस्ट्रक्ट करता है प्लांट एंड मशीनरी, बट इनपुट क्रेडिट उसको अवेलेबल नहीं होगा जो टैक्सेबल पर्सन है और जो अपने बिहाफ पे उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है फॉर बिजनेस यूज। सपोज दैट मैं कोई कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया एक बिल्डिंग बनाने का और मैंने बिल्डिंग बना दी। तो बिल्डिंग बनाने के बाद जो भी मुझे पेमेंट मिलेगी वो जीएसटी लगा के मिलेगी। तो जो भी मुझे इनवॉइस रिसीव होगी जीएसटी लगा के, वो जो मुझे वो बिल्डर देगा, प्रोवाइड करेगा, मैं उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता, वो मेरे लिए अलाउ नहीं है। ठीक है। तो ये था किस तरह से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है और किस तरह से उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। ये एक सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है जी। ये हमेशा याद रखना कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होगा, ना कि आप कोई फर्नीचर या कुछ भी इसके अलावा आप बना रहे हो तो उस पर आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट अपने आप को दिखा सकते हैं। वो जॉब वर्क में अप्लीकेबल होगा इन दैट केस। कंपोजिशन स्कीम इसमें कोई अवेलेबल नहीं है। कोई कंपोजिशन स्कीम के लिए कोई अप्लाई नहीं कर सकता अगर वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दे रहा हो तो। ठीक है जी। सो इतना ही था वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगले टॉपिक के लिए। और अगर आपको पीपीटी चाहिए तो आप अपनी ईमेल आईडी हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपको मेल करेंगे। या फिर आप हमें कोई भी डाउट और क्वेरी हो
तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं texttdsgst@gmail.com पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।